मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे द्वारा मुद्रा के कार्यों के बाद मुद्रा के महत्व का अध्ययन किया जाएगा। मुद्रा जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे एक साधन के रूप में आविष्कार किया गया था, वर्तमान में हम उसको स्वामी बनाकर रख दिया है, या वर्तमान में वो इस तरह से कार्य कर रही है कि वो आदेश देती है और हम उसके आदेश का पालन करते हैं। मतलब वो अपने आप में बहुत पावरफुल हो चुकी है। मुद्रा के लिए ही सारे कार्य किए जाते हैं, मुद्रा को प्राप्त करने के लिए, और मुद्रा के माध्यम से ही सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। जिसके पास मुद्रा की जितनी अधिक मात्रा होती है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संपन्न और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ये चीज़ें आपको समाज में दिखाई भी देती होगी या अर्थव्यवस्था में समझ भी आती होगी मुद्रा के महत्व को। हम यहाँ पर अपने इकोनॉमिक्स की दृष्टि से मुद्रा को पढ़ते हैं कि मुद्रा की क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर देखो बच्चों, आपके पेज नंबर 104 पर इससे संबंधित मैटर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपके दे रखा है, वर्तमान समय में मुद्रा आर्थिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। मुद्रा के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे दे रखा है, बाजार व्यवस्था की धुरी। बाजार व्यवस्था मतलब जितनी भी मार्केटिंग है, बाजार के अंदर क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उसकी वो क्या है? धुरी। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का सरल माध्यम है। प्रत्येक वस्तु की कीमत मुद्रा में अंकित होती है और बाजार में उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अतः बाजार व्यवस्था में समस्त लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो बाजार व्यवस्था की धुरी होकर यह बाजार में संपन्न होने वाली संपूर्ण क्रियाकलापों को आसानी से संपन्न कराने में सहायक होती है। तो सबसे पहला महत्व इसी पॉइंट को लेकर लिखा गया है। मुद्रा का महत्व यह बाजार व्यवस्था की धुरी होती है। फिर दूसरे नंबर पर दे रखा है पॉइंट आपके, आर्थिक विकास की मापक। किसी भी अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसकी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हमारे द्वारा अध्ययन किया जाता है। आय क्या है? आय के रूप में मुद्रा का ही अध्ययन किया जाता है। पढ़ें इसमें क्या दे रखा है। मुद्रा देश की आर्थिक उन्नति और विकास की मापक होती है। लोकहितकारी सरकार, लोकहितकारी सरकार मतलब जो देश की जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करती है, ऐसी सरकार को लोकहितकारी सरकार के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा क्या किया जाता है? जो भी व्यय किया जाता है सार्वजनिक रूप से, वो व्यय मुद्रा की सहायता से आसानी से हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था का क्या होता है? विकास होता है। पढ़ें अब हम, इसमें क्या दे रखा है बुक में। लोकहितकारी सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। पहले नंबर पे आपने क्या पढ़ा था? बाजार व्यवस्था की धुरी होती है। दूसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ा? आर्थिक विकास की मापक। तीसरे नंबर के पॉइंट में आपके दे रखा है, अर्थव्यवस्था की वस्तुओं के निवेश परिवर्तन किए जा सकते हैं। देखो, आप बचत करते हो मुद्रा के रूप में। आप एक आम व्यक्ति के द्वारा जो बचत की जाती है, वो मुद्रा के रूप में की जाती है और वो अपनी बचत को बैंकों में जमा करा देता है, जिसे कुछ समय के पश्चात ही बैंकों द्वारा निवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। पढ़ें इसमें क्या दे रखा है। अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा की जाने वाली वस्तुएं मुद्रा के रूप में संग्रहित करके बैंकों में जमा करा दी जाती है, जो भविष्य में निवेश का आधार बनती है। मतलब जिन लोग, ये तो जो आम लोग होते हैं, वो तो अपने पैसे को बचत करके बैंकों में जमा कराते हैं, और जो उत्पादक वर्ग होता है वो उनसे उधार लेकर उसे निवेश में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर इस तरह से ये हमारी वस्तुओं को निवेश में परिवर्तित करने में भी सहायक होती है। चौथे नंबर के पॉइंट में दे रखा है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। बच्चों, मैंने पहले भी आपको श्रम विभाजन किसे कहते हैं, विशिष्टीकरण किसे कहते हैं समझाया था। श्रम विभाजन से मतलब है कि श्रम का विभाजन करना, और विशिष्टीकरण होता है व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है उससे वही कार्य कराना। ये दोनों पॉसिबल तब हो पाते हैं जब बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य हो, और ये तभी संभव है बड़े पैमाने पर उत्पादन जब मुद्रा के माध्यम से सारी क्रियाएं
आसानी से की जाएं, या सारी समस्याएं जो उत्पादन के चाहे कच्चे माल को खरीदने संबंधित हो, चाहे तैयार माल को बनाने के लिए उत्पादन के साधनों को पारितोषिक देने से संबंधित हो, चाहे बाजार में विज्ञापन से संबंधित हो, चाहे वस्तुओं को बेचने से संबंधित हो, बनी हुई वस्तुओं को बेचने से संबंधित हो, सभी में मुद्रा इन समस्याओं को दूर कर देती है। तभी ये श्रम बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है, और जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तभी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण जैसी चीज़ें संभव हो पाती हैं। हाँ बेटा, अब अपन पढ़ते हैं बुक में क्या दे रखा है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के बारे में। मुद्रा के माध्यम से ही देश के श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण करके उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है, जो मुद्रा से ही संभव हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपके दे रखा है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता से क्या है अभिप्राय? मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनकी जेब में यदि पैसा है तो वो चाहें वो डिसीजन लें और जितनी मात्रा में चाहें वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत दे रखा है आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। नाम से ही विदित है, जिसके पास अधिक मुद्रा होगी, अधिक धन होगा, उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी उतनी ही अधिक होती है। कईयों के पास पैतृक धन होता है और कई लोग वर्तमान के अंदर अधिक धन प्राप्त करते हैं। जिन्हें पैतृक धन प्राप्त हो रहा है उनसे ज़्यादा महत्व या उनसे ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा उन व्यक्तियों की होती है जो खुद के बलबूते पर अधिक से अधिक वर्तमान में धन का अर्जन कर रहे होते हैं। पढ़ें अपन इसमें। मुद्रा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ मूल्य के संग्रह की सुविधा भी प्रदान करती है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनती है। ये सारे पॉइंट आपको ये किताब से ही करने हैं बच्चों तैयार, और याद भी करने हैं। फिर आपके दे रखा है उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, किंतु फिर भी कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रण में रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अनियंत्रित होने पर यह मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है, और जिसके कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए किसी भी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है, किंतु बुरी स्वामिनी है। अच्छी सेविका मतलब जब तक ये साधन के रूप में प्रयुक्त होती है तब तक तो ये बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी बुराई दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही ये आदेश देने लगती है और स्वामी बनकर कार्य करने लगती है, इसमें कोई भी अच्छाई नहीं बचती है, ये एक बुरी स्वामिनी बन जाती है। ये अब इसके बाद आपके एक टॉपिक दे रखा है विमुद्रीकरण। नाम से आप परिचित हो, डिमोनेटाइजेशन जिसे अपन कहते हैं। ये आपके मुख्य रूप से 2016 के अंदर आया था विमुद्रीकरण। और विमुद्रीकरण क्या होता है बच्चों? ये एक तरह की प्रोसेसिंग होती है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रचलित जो मुद्रा होती है, अर्थव्यवस्था में जो प्रचलित मुद्रा होती है, उसकी वैधानिकता को समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों करती है सरकार? भ्रष्टाचार, काला बाजारी और को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। विमुद्रीकरण को इस बॉक्स में पढ़ लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन में। पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना, कहीं से कुछ भी आ सकता है। किताब में बहुत अच्छे से मैटर दे रखा है, इसलिए हम अपने इसके नोट्स नहीं बनाएंगे बल्कि बुक से ही याद करेंगे। विमुद्रीकरण पढ़ रही हूँ बेटा, किताब में बुक पर 105 पेज नंबर पर आपके ये दिया हुआ है। एक ऐसी प्रक्रिया से मतलब प्रोसेसिंग है। क्या है? विमुद्रीकरण एक प्रोसेसिंग है जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक काले धन और नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए चलन में पुरानी मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त करके नई मुद्रा को जारी कर देता है। इस प्रकार से अवैध तरीके से अर्जित काला धन एवं नकली करेंसी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये आ गया होगा आपको समझ में, 2 बार पढ़ना। आप इसको प्रैक्टिकली उदाहरण के रूप में भी भारत का ले सकते हैं विमुद्रीकरण का। अब यहाँ पर यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने मुद्रा से संबंधित सामान्य जानकारी,
फिर उसके बाद मुद्रा की परिभाषा, फिर मुद्रा की पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप, फिर मुद्रा के प्रमुख कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और क्या कहते हैं अन्य कार्य पढ़े थे। फिर इसके अलावा हमारे द्वारा जो पढ़े गए मुद्रा का महत्व पढ़ा गया और लास्ट टॉपिक हमारा विमुद्रीकरण का रहा है। बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटिव। इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो भी आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से M2 ज्ञात कर सकते हैं। M2 का माप क्या होता है? M1 प्लस M2 का माप बताओ बच्चों। डाकघर प्लस बचत बैंकों की बचत जमाएं, बचत व्यवसाय। ये जो सेकेंड M1 का जो माप होता है, ये दे वाला जो ऑप्शन दे रखा है ना आपके, M1 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं, ये वाला आएगा इसके अंदर आंसर। फिर है सेकेंड नंबर का, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है? विनिमय का माध्यम, नोटों का मापन, बिलों का भुगतान, साधनों की कार्यक्षमता। विनिमय का माध्यम जो होता है ये इसका मुद्रा का मुख्य या प्रमुख कार्य होता है। फिर दूसरे नंबर पर है आपके, तीसरे नंबर पर है, मुद्रा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, ये तो मूल्य का कार्य है। मूल्य का मापन, ये भी है। फिर साख का आधार, ये भी मुद्रा का कार्य होता है। और मूल्य में स्थिरता रखना, ये मुद्रा का कार्य नहीं होता है। मुद्रा का कार्य मूल्य में स्थिरता रखना नहीं होता है। ये दे वाला ऑप्शन ही इसमें आपके आएगा, ये गलत है। वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई निम्न में से कौन सी है? वस्तु विनिमय की दोहरे संयोग का ना मिलना, मुद्रा मूल्य का ज्ञात ना होना, भावी बचत संभव ना हो पाना। उपरोक्त सभी आपकी जो हैं प्रमुख कठिनाइयों में सम्मिलित की जाती हैं, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते जिससे कि सौदेबाजी हो सके। फिर वस्तु का मूल्य क्या है वास्तविक, यह हमें नहीं पता होता। भविष्य के लिए बचत करना भी संभव नहीं होता है वस्तुओं के रूप में। तो ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो सही हैं। ये तीनों ही प्रमुख वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं। 5वें नंबर पर दे रखा, वस्तु के बदले वस्तु खरीदने की प्रक्रिया कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहलाती है? वस्तु के बदले वस्तु खरीदने की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। फिर वह पेज चेंज कर लीजिए अपना। नेक्स्ट पेज पर आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय? जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आके देखोगे वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा आपको मिल जाएगी। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन किया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा की परिभाषा यदि बच्चों आती है तो मैंने आपको पेज नंबर 103 के सेकंड कॉलम पर सेकंड पैराग्राफ जो दे रखा है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान और मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत और सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जा सकती है। यही मुद्रा की परिभाषा आएगी। फिर मुद्रा के दो प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है, जो आपके आंसर पेज नंबर 103 पर ही मिल जाएंगे। मुद्रा के कार्य मुख्य कार्य या प्रमुख कार्यों के अंतर्गत। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय की दो कठिनाइयाँ। पहले नंबर पर तो दोहरे संयोग की कठिनाई 102 पेज नंबर पे 5 कठिनाइयाँ दे रखी हैं। आपकी मर्जी है जो दो समस्याएं या दो कठिनाइयाँ लिख सकते हैं। मुद्रा उपभोक्ता को निर्णय लेने का अधिकार किस प्रकार प्रदान करती है? निर्णय लेने का अधिकार मनुष्य को किस प्रकार प्रदान करती है? बच्चों ये आपके पेज नंबर 104 पर आ जाओ। इसमें अन्य कार्य के अंतर्गत दूसरे नंबर पर जो दे रखी है मुद्रा इच्छा की वाहक शब्द मिल गया है। सेकंड पॉइंट, मुद्रा इच्छा की वाहक, इस पॉइंट के अंतर्गत अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। वस्तु विनिमय प्रणाली को एक उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। और उदाहरण आप जैसे ना गेहूं के बदले में चावल खरीदना या चावल के बदले में गाय खरीदना, जो आपकी इच्छा हो उस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय, इसको लिख लो बच्चों आंसर को। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है।
या मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है, या मुद्रा की एक इकाई मतलब 1 रुपये के बदले में वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त होती है, इसे ही मुद्रा का मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपके वर्तमान युग में मुद्रा का महत्व समझाइए। अभी हमने आज जो ये टॉपिक पढ़ा है मुद्रा का महत्व, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। सहायक जिसे हम गौण कार्य कहते हैं, पेज नंबर 104 पर ऊपर से मिल जाएंगे। भावी भुगतानों का आधार, मुद्रा मूल्य संचय का साधन, और तीसरा क्रय शक्ति हस्तांतरण। इन तीनों में से कोई सा भी मर्जी हो वो आप सहायक या गौण कार्य दे सकते हैं 2। फिर नेक्स्ट है निबंधात्मक। मुद्रा के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आप लिख सकते हैं, कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इस प्रणाली के दोषों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट भी है और आ भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। मुद्रा का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मुद्रा का अर्थ, इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व। लगभग पूरा चैप्टर ही आपके इसके अंतर्गत आ गया है। एक क्वेश्चन और लिख लेना बेटा, इसके अंदर मुद्रा की पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप दीजिए। एक क्वेश्चन और आपको इसमें प्लस करना है, मुद्रा की पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप दीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। यहाँ ये चैप्टर मुद्रा वाला हमारा कंप्लीट हो गया। कल हमारे द्वारा व्यापारिक बैंक से संबंधित जानकारियाँ एकत्र की जाएंगी। उसका परिभाषा क्या है, उसके कार्य क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू बेटा।